चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया। तो संविधान सभा के विचार पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग पर्सनल लॉज के स्थान पर एक पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। समान नागरिक संहिता के विषय में देखते हैं। तो समान नागरिक संहिता एक ऐसे एकल कानून को कहते हैं जो सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत पर लागू होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हाल ही में उत्तराखंड यूसीसी 2024 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के माध्यम से समान प्रावधान लागू है। यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाओं की समाप्ति होगी। भारत की सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना, इससे महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा। एकरूपता को बढ़ावा देना, यह आपराधिक कानूनों की तरह धर्म से निरपेक्ष सब पर समान रूप से लागू होगी। ठीक है, अब बात करेंगे यूसीसी के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियां। तो संविधान के सुरक्षात्मक प्रावधानों के विरुद्ध 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए उनकी परंपरागत प्रथाओं को संरक्षित करने हेतु अलग प्रावधान किए गए हैं। सैद्धांतिक मतभेद। तो समान नागरिक संहिता पर इस विश्वास के आधार पर आपत्तियां उठ सकती हैं कि यह समुदायों की परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। निष्कर्ष जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो बेगम 1985, सरल मुदगल 1995 आदि मामलों में पर्सनल लॉ से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अलग अलग समुदायों की भावनाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यूसीसी के पक्ष में कुछ विचार जानते हैं। तो के.एम. मुंशी, समान नागरिक संहिता संविधान की पंथनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो यूसीसी समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित करेगी। ठीक है, तो हमने यूसीसी के पक्ष में कुछ विचारों की बात की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने और भारतीय प्रधानमंत्री ने बैठक की। बैठक में निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई। तो श्रीलंका ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण में विदेशी मुद्रा सहायता के लिए भारत की सराहना की है। साथ ही उन्होंने आधिकारिक ऋणदाता समिति ओसीसी के सह अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका सहित श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत की महत्वपूर्ण सहायता को भी स्वीकार किया। ऑफिशियल क्रेडिटर्स कमेटी। तो वर्ष 2023 में 17 देशों ने ओसीसी का गठन किया था। यह समिति श्रीलंकाई अधिकारियों के ऋण समाधान अनुरोध पर चर्चा के लिए बनाई गई है। इसकी सह अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस करते हैं। इस समिति में पेरिस क्लब ऋणदाताओं के साथ साथ अन्य आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाता भी शामिल हैं। व्यापार और निवेश सहयोग। तो दोनों देशों ने 1998 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते की भी सराहना की। 2023-24 में दोनों देशों के बीच पन्ने व्यापार 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत श्रीलंका के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि अब ऋण संचालित मॉडल से निवेश संचालित साझेदारी की ओर रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है। सामरिक एवं रक्षा सहयोग। तो दोनों देश पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने तथा मुक्त, खुली एवं सुरक्षित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी के रूप में श्रीलंका ने भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक किसी भी क्षेत्रीय कार्रवाई को रोकने की प्रतिबद्धता जताई। श्रीलंका ने समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीलंका में समुद्री बचाव और समन्वय केंद्र की स्थापना के लिए भारत का आभार भी व्यक्त किया। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग जानते हैं। तो भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का समर्थन किया तथा श्रीलंका के क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है, बात करेंगे मत्स्य पालन संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना। तो मुद्दा है पाक खाड़ी में कच्चातीवू द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का स्रोत रहा है। मानवीय दृष्टिकोण। तो आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को मानवीय तरीके से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। श्रीलंका में भारत की पहली तो पॉइंट पेड्रो फिशिंग हार्बर का विकास, कराईनगर बोट यार्ड का पुनरुद्धार, भारतीय सहायता के माध्यम से जल कृषि में सहयोग
आदि। ठीक है, ये बात की हमने मत्स्य पालन संबंधी मुद्दों पर। अब बात करेंगे भारत खनिज कूटनीति यानी मिनरल डिप्लोमेसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता भारत की तकनीकी प्रगति में बड़ी बाधा है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने सचेत किया है कि चीन इन संसाधनों का सामरिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसका इन संसाधनों की आपूर्ति पर वर्चस्व है। चीन विश्व में दुर्लभ भूतत्वों के उत्पादन में 60% और क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादों में भी 60% का योगदान करता है। इसके अलावा विश्व में इन खनिजों के 80% प्रोसेसिंग पर उसका नियंत्रण है। इसलिए भारत क्रिटिकल मिनरल्स के स्तर पर रणनीतिक कमजोरियों को दूर करने और इन खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज कूटनीति की दिशा में सक्रिय प्रयास शुरू कर रहा है। ठीक है, जानते हैं खनिज कूटनीति क्या है। तो खनिज कूटनीति वास्तव में किसी देश द्वारा आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य खनिज आपूर्ति में व्यवधान के खतरों और अपने भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों पर निर्भरता को कम करना है। भारत की खनिज कूटनीति के स्तंभ तो संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, इसने ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे खनिज समृद्ध देशों के साथ समझौते किए हैं। साथ ही इसने बोलीविया और चिली में रणनीतिक क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों के लिए लाइसेंस भी प्राप्त किए हैं। भारत मध्य एशिया सहयोग, तो भारत और कजाकिस्तान ने टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। भारत ने मध्य एशिया क्षेत्र के क्रिटिकल मिनरल संसाधनों का दोहन करने के लिए भारत मध्य एशिया रेयर अर्थ फोरम के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। सहकारी संबंध सुनिश्चित करना, भारत खनिज आपूर्ति सुरक्षा से संबंधित मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल पहलों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग से संबंधित निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं। तो क्वाड, यह ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी है। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी IPEF में भी शामिल है। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP का सदस्य है और क्रिटिकल मिनरल से संबंधित G7 पहलों में भी भारत सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं भारत की खनिज कूटनीति के समक्ष चुनौतियां। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी, निवेश में संकोच, क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला रणनीति का अभाव। दूसरी है सतत साझेदारियों की कमी, तो आपूर्ति श्रृंखला पर खतरा, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और स्पष्ट रोडमैप का अभाव। कमजोर कूटनीतिक क्षमता, तो विदेश मंत्रालय में अलग डिवीजन नहीं होना, समझौता करने में पक्ष कमजोर होना। ठीक है, ये बात की हमने चुनौतियों के विषय में बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी समर्थित जेंडर आधारित हिंसा से निपटने की चुनौती बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी के अनुसार 38% वयस्क महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रौद्योगिकी समर्थित लैंगिक हिंसा का सामना किया है। इसके विषय में जानते हैं। तो TFGBV वास्तव में इंटरनेट या मोबाइल तकनीक के जरिए किसी अन्य जेंडर के या अलग सेक्सुअल पहचान वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य हैं। इनमें हानिकारक लैंगिक मानदंडों को लागू करके नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। TFGBV के कई हानिकारक रूप हो सकते हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, अंतरंग तस्वीरों को बिना सहमति के साझा करना, नकली प्रोफाइल, वॉयरिज्म आदि के जरिए धोखाधड़ी करना तथा स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में पेश करना आदि। बात करेंगे TFGBV के मुख्य लक्षणों के विषय में। तो सभी क्षेत्रों या देशों में स्वयं को गुमनाम रखते हुए सक्रिय रहना, इससे अपराधियों की पहचान करना और उन्हें अपराध करने से रोकना या जवाबदेह ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम लागत वाली तकनीक का उपयोग करके तथा बिना अधिक कौशल, समय और प्रयास के साथ आसानी से अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। सजा से बचते हुए अपराधों को अंजाम दिया जा सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले और अपराधी अक्सर किसी भी तरह की सजा या जवाबदेही से बच जाते हैं। दुर्व्यवहार का जारी रहना, तो डिजिटल कंटेंट तेजी से वायरल हो जाते हैं, इससे दुर्व्यवहार करना जारी रखा जाता है। इससे पीड़ितों को बार बार मनोवैज्ञानिक आघातों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे TFGBV से निपटने के लिए आगे की राह के विषय में। तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की सिफारिशों को लागू करके सेक्सुअल और लैंगिक हिंसा को अंजाम देने में प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत सहित कई देशों ने इस कॉम्पैक्ट को अपनाया था। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए। नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को पोस्ट करने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद लेनी चाहिए। साथ ही यूजर फ्रेंडली रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। इसके लिए टेक कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
पीड़ितों की मदद करने के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। इससे पीड़ितों को परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास सहायता प्रदान की जा सकती है। एक सखी एक ऐसी ही प्रणाली है। ठीक है, अब बात करते हैं TFG-BV से निपटने के लिए भारत की क्या रणनीतियां हैं। तो कानूनी फ्रेमवर्क की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 67वें सत्र का आयोजन, रिपोर्टिंग और सपोर्टिंग तंत्र, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम और महिलाओं के लिए विशेष उपाय, तो डिजिटल शक्ति प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमने TFG-BV से निपटने के लिए भारत की रणनीतियों के विषय में चर्चा की। अब बात करते हैं ENWR आधारित प्लेस फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। तो यह योजना किसानों को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी कृषि उपज रखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके विषय में जानते हैं। ENWR पारंपरिक वेयर हाउस रिसिप्ट का डिजिटल संस्करण है जो वेयर हाउसिंग अधिनियम 2007 द्वारा शासित है। इसके जरिए एक पंजीकृत गोदाम में जमा किए गए माल को स्थानांतरित या बेचा जा सकता है। 2019 से WDRA ने NWR को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया है। योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। तो यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आती है। कुल राशि की बात करें तो फसल कटाई के बाद वित्तीय सहायता के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कवरेज, कृषि प्रायोजन के लिए 75 लाख रुपए तक का ऋण तथा गैर कृषि उद्देश्य के लिए 200 लाख रुपए तक का ऋण। पात्र संस्थान, सभी अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक इसके पात्र है। पात्र उधारकर्ता, तो लघु व सीमांत किसान, महिलाएं, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, दिव्यांग PWD किसान, MSMEs, व्यापारी किसान उत्पादक संगठन FPOs और किसान सहकारी समितियां। कवर किए गए जोखिम है क्रेडिट और वेयर हाउसमैन जोखिम। गारंटी कवरेज की बात करें तो योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं, SC, ST, PWD हेतु 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 85% तथा 3 लाख से 75 लाख रुपए के बीच के ऋण पर 80% कवरेज का प्रावधान है। अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75% तक का कवरेज। ठीक है, अब बात करेंगे योजना का महत्व। तो किसानों द्वारा किसी संकट के दौरान दबाव में आकर बिक्री करने की घटनाओं को कम करना। यह योजना लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे किसान को संकट के समय जल्दबाजी में अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। योजना क्रेडिट और वेयर हाउसमैन जोखिम दोनों से उत्पन्न होने वाले डिफॉल्ट का समाधान करेगी। इससे बैंकरों में किसानों के प्रति विश्वास पैदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के विषय में। तो इसके विषय में जानते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। इसे भंडारण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो NWR प्रणाली की शुरुआत करना, किसानों को उनकी उपज को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और पास के गोदामों में सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करना। मुख्य कार्य है गोदामों को विनियमित करना, वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ावा देना आदि। ठीक है, तो ये बात की हमने WDRA के विषय में। अब बात करते हैं वेस्ट टू वर्थ मैनेजिंग इंडियाज अर्बन वाटर क्राइसिस थ्रू वेस्ट वाटर रीयूज रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने संयुक्त रूप से जारी की। इस रिपोर्ट में जल चक्रीयता और संधारणीयता के लिए अपशिष्ट जल उपचार क्षमता पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति ताजे पानी की वार्षिक उपलब्धता में गिरावट, वर्तमान में यह 1700 घन मीटर से भी कम है। अपशिष्ट जल की अधिकांश मात्रा का उपचार नहीं होना, तो भारत का लगभग 72% अपशिष्ट जल निकटवर्ती नदियों, झीलों आदि में छोड़ दिया जाता है। भारत में संभावनाएं, तो भारत में उपचारित प्रयुक्त जल क्षेत्र के तहत जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार मौजूद है, क्योंकि 20% भूजल ब्लॉक गंभीर स्थिति में है या उनका अत्यधिक दोहन हो चुका है। 55% घरों में नालियां खुली हैं या वे है ही नहीं। भारत में अपशिष्ट जल उपचार के समक्ष चुनौतियां, सीवेज उपचार संयंत्रों की कम परिचालन क्षमता। वर्तमान में स्थापित सीवेज उपचार क्षमता लगभग 31,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, लेकिन परिचालन क्षमता लगभग 26,000 MLD ही है। अन्य, इसमें सभी प्रकार के अपशिष्ट जल का आपस में मिश्रण, सीवेज नेटवर्क का अभाव, अपशिष्ट जल प्रबंधन को प्राथमिकता न देना आदि शामिल है। इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें जानते हैं। तो गवर्नेंस में सुधार करना, नीतियों को जिला शहर स्तर पर उप नियमों के जरिए समर्थन देना चाहिए तथा उनकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकायों
ने अपशिष्ट जल पुनः उपयोग संसाधन केंद्र के साथ समन्वय सही जिम्मेदारियों को निर्धारित किया है। जल के पुनः उपयोग में समानता और न्याय यह विशेष रूप से अनियोजित और अनौपचारिक बस्तियों के वंचित निवासियों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शहरी स्तर पर विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र, तो बेंगलुरु जिले को इसकी प्राकृतिक स्थलाकृति के आधार पर 3 जोन्स में विभाजित किया गया है ताकि विशेष क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत में अपशिष्ट जल उपचार के लिए शुरू की गई नीतिगत पहलें, तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसमें उपयोग किए गए जल के पुनः उपयोग की सिफारिश की गई है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, तो इसके तहत 0.01 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों के लिए अपने प्रयुक्त जल का पुनः चक्रण करना अनिवार्य किया गया है और उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग पर राष्ट्रीय रूपरेखा, तो इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है ड्रोन के जरिए चेहरे की पहचान। तो हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने ड्रोन का उपयोग करके चेहरे की पहचान तकनीक विकसित करने के लिए साझेदारी की। सी.डॉट दूरसंचार विभाग के तहत कार्य करता है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि कार्यक्रम के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ड्रोन के जरिए चेहरे की पहचान या सत्यापन, तो यह तकनीक लॉन्ग रेंज कैमरा युक्त ड्रोन का उपयोग करके व्यक्ति के चेहरे का सत्यापन करती है। लॉन्ग रेंज कैमरों को चेहरे को पहचानने, उच्च सटीकता वाली एज प्रोसेसिंग और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए तैयार किया गया होता है। इसका महत्व जानते हैं, तो यह तकनीक गतिमान कैमरा और चलते व्यक्ति, कम रोशनी और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर विजन और AI तकनीकों का लाभ उठाती है। उपयोग यातायात प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा, पर्यावरण निगरानी आदि में। ठीक है, अब बात करेंगे दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। तो वैज्ञानिकों को मानव बस्तियों से दूर रहने वाली नॉर्थ अटलांटिक ओरका के ब्लबर में भी उच्च मात्रा में विषाक्त POPS प्राप्त हुए हैं के विषय में जानते हैं। तो POPS कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ है, ये पर्यावरण में लंबे समय तक अस्तित्व में रहते हैं। इनमें पेस्टिसाइड, औद्योगिक रसायन या औद्योगिक प्रक्रियाओं के अवांछित उपोत्पाद शामिल हैं। इनका आसानी से फोटोलिटिक, जैविक और रासायनिक अपघटन नहीं होता है। POPS के उदाहरण हैं पॉलीक्लोरिनेटेड, बाइफिनाइल आदि। POPS के मुख्य भौतिक और रासायनिक गुण देखते हैं। ये वसा में तेजी से घुलने वाले पदार्थ होते हैं, इस वजह से ये पदार्थ प्राणियों में संचित होते रहते हैं। ये अर्धवाष्पशील पदार्थ होते हैं, इसलिए वायुमंडल में लंबी दूरी तय करने के बाद जमा हो पाते हैं। POPS पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत कई रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल कार्यक्रम के विषय में। तो हाल ही में SHRI कार्यक्रम के 5 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत के प्राचीन ज्ञान को समकालीन वैज्ञानिक नवाचारों के साथ मिलाने के परिवर्तनकारी प्रभावों को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम के विषय में जानते हैं, ये विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य डेटा प्राप्त और विश्लेषण करना, नए सहयोग बनाना तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहार्य तकनीक का विकास करना है। SHRI कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलें, तो इनमें शामिल है विरासत संरक्षण के लिए नॉन इन्वेसिव तकनीक, अजंता गुफाओं का डिजिटलीकरण, कलाकृतियों का जीर्णोद्धार आदि। कार्यान्वयन मंत्रालय विभाग है इसका, भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, अब बात करेंगे हेंडरसन सिद्धांत के विषय में। तो हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेंडरसन सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले हेंडरसन बनाम हेंडरसन 1843 नामक ब्रिटिश मामले में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी मामले में एक ही विषय से उत्पन्न होने वाली सभी मुद्दों को एक ही मुकदमे के तहत निपटाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत वास्तव में उन मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने से रोकता है जिन्हें पहले की न्यायिक कार्यवाही में उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था। यह कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक लचीला सिद्धांत है। इसकी महत्व की बात करें तो इसे न्यायिक अभियोजन सद्भावनापूर्वक संचालित होता है। यह विवाद के पक्षकारों को ऐसे हथकंडे अपनाने से रोकता है जो मुकदमेबाजी को अलग अलग या कमजोर करते हैं। सांता एना पवनी। तो हाल ही में कैलिफोर्निया के मालिबू में हुई वनाग्नि की घटना का मुख्य कारण सांता एना पवनों और जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है। ये पवनें ग्रेट बेसिन क्षेत्र तथा कैलिफोर्निया के तट के मध्य दाब में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। ग्रेट बेसिन क्षेत्र तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच का क्षेत्र। वनाग्नि से संबंध, ये पवनें जब पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं तब ये संपीड़ित होकर गर्म हो जाती हैं। इससे नमी में गिरावट आती है। नमी में यह गिरावट वनस्पति को शुष्क कर देती है, इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अवधि, सांता एना पवनें आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी तक चलती हैं।
ठीक है, बात की हमने सांता एना पवनों के विषय में। अब बात करते हैं मियावाकी वृक्षारोपण के विषय में। तो हाल ही में हरित आवरण में वृद्धि के लिए वृक्षारोपण के पारंपरिक तरीकों के अलावा मियावाकी वृक्षारोपण जैसी कई नवीन पद्धतियां भी अपनाई जा रही हैं। इसे 1970 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री श्री अकीरा मियावाकी ने विकसित किया था। इस विधि में प्रति वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के देशज वृक्ष, झाड़ियां, ग्राउंड कवर प्लांट्स आदि रोपित किए जाते हैं। ये तकनीक छोटे भूखंडों के लिए आदर्श है और शहरी क्षेत्रों में लघु वन विकसित करने के लिए उत्तम है। इस विधि के लिए पादपों की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिन्हें बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, साथ ही जो खराब मौसम और जल की कमी की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिरर बैक्टीरिया। तो मिरर बैक्टीरिया ऐसे सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके निर्माण खंड उनके प्राकृतिक समकक्षों के एनेंटियोमर होते हैं। एक एनेंटियोमर को उन दो रासायनिक रूप से समान आणविक प्रजातियों में से एक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरे की नॉन सुपर पोजेबल मिरर छवियां होती हैं। इनसे उत्पन्न खतरा जानते हैं। तो ये मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बाईपास कर सकते हैं। यदि मिरर बैक्टीरिया को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में लाया जाता है तो देशी सूक्ष्म जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ सकता है। जैव सुरक्षा जोखिम, तो इनका जैविक युद्ध में दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बात की हमने मिरर बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा जॉर्जिया। ठीक है, तो जॉर्जिया में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण 11 भारतीयों की मौत हो गई। यह दक्षिण काकेशस के पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से तथा दक्षिण में आर्मीनिया व तुर्की से लगती है। इसके पश्चिम में काला सागर स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं इसकी। तो पर्वत श्रृंखलाएं ग्रेटर काकेशस श्रृंखला, सबसे ऊंचा बिंदु माउंट शकरा, प्रमुख नदियां इंगुरी, रियोनी और कोडोरी। जैव विविधता, यह WWF की प्राथमिकता वाले काला सागर बेसिन में स्थित है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा पहचाने गए 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स काकेशस और ईरान अनातोलियन का हिस्सा है। संघर्ष क्षेत्र है अबखाजिया, दक्षिण ओसेशिया और अजरिया। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।